करंट की अगर हम जनरल डेफिनेशन को देखें, ये भी नोट कर लीजिएगा कि हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम जनरल सी आपसे पहले शेयर कर लेता हूं, फिर इसके फर्दर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स सपोज ये अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच किया गया। मैं शॉर्ट सी ही डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है और इस साइड पे टर्मिनल जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। आपको याद होगा कि जब भी आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आप देखते हैं कि आगे करंट की कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इसी तरह हम फर्स्ट की बात करते हैं। एक वर्ड आप यूज करते होंगे कन्वेंशनल करंट, ठीक है। जब हम कन्वेंशनल करंट की जब हम बात करते हैं, अब यहीं पे मैं मेंशन ही कर देता हूं, कन्वेंशनल या करंट जो है वो हम किससे रिलेट कर रहे होते हैं, नॉर्मली आई के साथ। कन्वेंशनल करंट का मतलब ये होता है कि चार्जेस यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ख्याल रखिएगा। इसे हम फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हो तो ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। या फिर एक और वर्ड है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये आपके पास क्या होगा, इसे कहेंगे कन्वेंशनल करंट। साइड पे मैं मेंशन जरूर कर देता हूं कि इस करंट की जो डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ये हो गया आपका कन्वेंशनल करंट। सेकंड की तरफ, पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की जब हम जनरली इसमें बात करते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ, इसमें कंडीशन ये होती है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बात नहीं, यानी कि इसका फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। और इसका भी अब आप ख्याल कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरली क्या होगा, इन ऑपोजिट, यानी कि देखिए ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने फ्लो करना है इस साइड के ऊपर, तो ये किसके अगेंस्ट होगा, इनका जो फ्लो होगा, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं अगेंस्ट, कह दें अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी उसकी डायरेक्शन, यानी कि इधर से इधर, लेकिन उसने नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट होगा। एक और भी टर्म होती है कि मैं इसको सिंपल बात कर लूं, मैं यहां पे सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर हम वर्ड्स क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम ये कहते हैं कि जो करंट होता है, यानी कि आई जो है वो फ्लो की बात करें ड्यू टू, ये अब आपने वर्ड याद रखनी है, ड्यू टू, किसके ड्यू टू हो सकता है, ड्यू टू द होल्स। इसमें दोनों कंडीशन है, ड्यू टू होल्स, और ये भी कह सकते हैं होल्स भी होते हैं, और साथ के आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। तो ये तो तीन टाइप की फॉर्मेशन है। फर्स्ट टू जो है दैट आर इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मेशन क्या बनती है। आगे हम चलते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग टू स्टार्ट होने जा रहा है कि इसका फॉर्मेशन क्या होगी। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि Q ओवर T से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है, I इज इक्वल टू Q ओवर T। और इसका जनरली अगर आप बात करें यूनिट की, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं कि इसका जो यूनिट है दैट इज करंट का, वो क्या होता है जी, एम्पेयर। ये बेसिक सी बातें हैं। चार्ज और T यानी कि कूलम पर सेकेंड, इन एसआई यूनिट इज एम्पेयर, और कूलम पर सेकंड की कंडीशन आ जाती है, ठीक होगी बात है। अब इसमें याद रखिएगा कि चूंकि I इज इक्वल टू Q ओवर T है, तो याद रखिएगा इसकी भी आपके पास पूछा जा सकता है सवाल। लेट सपोज ये अगर आपके पास Q है, ये T है, और ये जो लाइन बनेगी ये उसकी क्या कहलाएगी, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू Q ओवर T आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको पता ना हो कि स्लोप क्या चीज है, क्या कंडीशन है, स्लोप के लफ्ज में रेशियो ली जाती है, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो मुझे पता चल गया द स्लोप इज इक्वल टू Q ओवर T विच इज इक्वल टू द I। तो इस वर्ड का भी अभी आपने ख्याल रखना है, जब भी कोई डिवीजन के अंदर फॉर्मूला आ जाए तो फौरन समझ जाए कि ये स्लोप की जो है वो टर्मिनोलॉजी है। आगे मैं फार्मूला जब आपने याद रखना है, अगर Q को फाइंड आउट करना हो तो आपको पता लग जाएगा फार्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू T से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब ये रिलेशन से डायरेक्ट I इज इक्वल टू, अभी आपने कहा Q ओवर T, तो इसको अब आपको थोड़ा बहुत याद होगा, दैट इज NE ओवर T से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर N इज द नंबर ऑफ द चार्जेस, E इलेक्ट्रॉन्स, और T इज द टाइम। तो I इंटू T ऑप्शंस में इस तरह की
फॉर्मेशन भी पूछी और टोटल नंबर फाइंड आउट करने हो जैसे कि न्यूमेरिकल में जाके करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला इस सेंस में भी बन जाता है। तो ये वाली दो जो रिलेशन है दिस वन और ये दिस वन, तो ये भी आपने याद रखनी है। ये अभी तक हम करंट की बात कर रहे हैं कि जो कि एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर रिलेशन ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मेशन इसी तरह ये फॉर्मेशन और ये वाली आपने दो रिलेशंस को याद रखना है, ठीक है। अब मैं आगे इसका एक और रिजल्ट है कि इफ अ कंडक्टर जो है कंडक्टर मैं कहता हूं बेंड कर दिया जाए, ठीक है, बेंड इनटू सर्कल, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में आप इसको अगर बेंड कर दें तब ये फार्मूला क्या बनेगा। अभी आपने रिलेट किया है कि I इज इक्वल टू NE ओवर क्या बन जाएगा T। तो याद रखिएगा उस फॉर्म के अंदर अब आपके पास जो है वो जो भी टर्मिनोलॉजीज जो होगा वो एक फार्मूला अब आपने याद रखना है। I इज इक्वल टू के 1 ओवर T है तो दैट विल बी इक्वल टू F आ जाएगा और ये इसी तरह N इंटू E आ जाएगा, या ये भी समटाइम्स फॉर 1 के लिए बात की जाए तो I इज इक्वल टू F इंटू E से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अब आपके जहन में आएगा ये F क्या चीज है। सो रिमेंबर जब सर्कुलर की बात करते हैं ना तो वो लफ्ज फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेशन में आ जाता है। तो F जो है वो आपके पास अब आपने याद रखने एक टर्म वो आपके पास क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। कुछ अगर आपको याद हो कि 1 ओवर T जो है ये 1 ओवर T था ना, T चला गया तो 1 ओवर यानी कि क्या आ जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, हमारी फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहां तक थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया कि वो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले अभी इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूं, मुझे वंस अगेन दोबारा बताइएगा। अभी आपने कहा I इज इक्वल टू, अब आप जनरली मैं एक बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू Q ओवर T। अब आपको पता चल गया कि ये एक स्लोप है Q ओवर T और इसको जो रिप्रेजेंट मैं अगर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जी वो अब आपने याद बताइएगा मुझे कि लेट सपोज ये T है और ये अगर आपके पास Q है, ये दो स्लोप्स मैं मेंशन कर रहा हूं, लेट सपोज ये A है और ये B है। फौरन मुझे पता चल गया कि ये जो स्लोप है ना अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, करंट को, बिकॉज Q और T की जो स्लोप होती है ये जो Q ओवर T है ये एक्चुअली इसमें क्या आ जाएगा, ये स्लोप फॉर्मेशन ही है ना। और स्लोप फॉर्मेशन का मतलब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताया हुआ है वर्क वाले में, दैट इज इक्वल टू tan से ही रिलेट करते हैं। अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि बताइएगा कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। IA ग्रेटर देन IB, बीटा ऑप्शन में कह देता हूं IA लेस देन IB, और चलें चार्ली ऑप्शन ले ले IA इज इक्वल टू IB। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऐसे सवालों को समझा जाता है। देखें मैंने अभी आपसे कहा कि I इज इक्वल टू क्या होगा, Q ओवर T है, तो ये चीज ज्यादा कब हो सकती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। Q ज्यादा हो और T कम हो, यानी कि I की वैल्यू तभी बढ़ेगी जो ये वैल्यू ज्यादा हो और नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या हो, कम हो, क्योंकि ये डायरेक्ट में आ रहा है और ये उसी के अकॉर्डिंग टू इनवर्स फॉर्म में आ रहा है। अब आपने ऐसे सवालों को करना कैसे होता, देखें कोई किससे कितना बड़ा क्या है, लाइक देखें पहले A वाले को देखिएगा गौर से, एक इसमें ड्रॉ कीजिए ये वाली लाइन, A यहां पे और ये यहां पे आ जाएगा। आप सिर्फ A की फॉर्मेशन देखें, वो ये देखना ही काफी है हमारे लिए, बस ये चेक कर लो, इसको चलो छोड़ें कि Q की वैल्यू किसकी ज्यादा है। Q जो है अगर ये ज्यादा हो तो हमें पता चल जाएगा कि I की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। इस तरफ देखो, ये मैंने ड्रॉ, यहां पे ये पॉइंट है तो यहां तक इसकी वैल्यू आ जाएगी Q। B की तरफ आ जाओ, B ये है, तो अब आप खुद बताएं कि ये A के लिए Q इतना है, मैं अगर वैसे समझाने के लिए बता दूं तो Q A हो गया और ये Q B, तो खुद ही बताओ कि Q की वैल्यू इस ग्राफ के ऊपर किसके लिए ज्यादा है, B पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो B वाला ज्यादा है देन दैट ऑफ A, तो IA जो है यानी कि ये कम है और वो ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसका आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास है बीटा। एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, देखिएगा अब मैं आपसे ये वैसे शेयर कर लेता हूं, ये आपके पास Q है और ये वही वाली T आपके पास टाइम एक्सेस है। अब आपने मुझे बताना है कि इन A स्लोप है, ये आपके पास B हो गया और ये आपके पास C हो गया। बताइएगा जी करंट जो है वो मिनिमम बताना है अब इसमें, वो किसके लिए है, A के लिए, ठीक है, चले मैं इसको A कर दें, और B के लिए या फिर C के लिए। वैसे मैं आपसे डायरेक्ट वैसे पूछ लेता हूं, अब आप मुझे बताइएगा। अभी हमने कहा Q ज्यादा T कम, सिर्फ एक को देख लो Q किसका ज्यादा है, खुद बताओ, लुक एट दैट,
ये आपके पास ए हो गया, ये किसके लिए हो गया बी, ये किसके लिए हो गया। तो सबसे ज्यादा क्यू की ग्राफ में वैल्यू सी के लिए है, तो मैं कहूंगा कि सी के लिए ज्यादा है और ए के लिए कम है। अब आते हैं सवाल की तरफ। मैंने पूछा है मिनिमम करंट किसके लिए है भाई, तो मिनिमम नजर ही आ रहा है, ए के लिए क्यू कम है और टी ज्यादा। खुद ही पता है अगर ये कम और ये ज्यादा तो करंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, मिनिमम। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो इस स्लोप के अंदर कौन सा वाला आ जाएगा, वो ए वाला जो है वो आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं, मैं यहां पे डॉट लगा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब आपने ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें अब आप बताइएगा। लेकिन जब भी ग्राफ का सवाल आए ना स्टूडेंट, ख्याल कीजिएगा कि वाई एक्सिस पे क्या लिखा है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है। मैं थोड़ा जरा ना अब इंटरचेंज करने लगा हूं, ये देखो क्यू और टी ऐसे जानबूझ के, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए, प्लीज इसका जरा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने जी दो बनाई है ए और बी, ले जी अब आप ना इस सवाल में मुझे वही चीज बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम किसके लिए होगा, आई मैक्सिमम किसके लिए। अब आपने वही बात करनी है, क्यू ज्यादा और आई कम। अब जरा क्यू अब इसके ऊपर है, तो मैं अब इस तरह लाइन ही ड्रॉ करूंगा। मैं चेक करता हूं कि यार ये वाला इस पे यहां पे आ रहा है और बी के लिए क्यू ये आ रहा है, तो ये हो गया, मैं एग्जांपल सिर्फ क्यू बी और ये क्या आ जाएगा क्यू। तो खुद बताएं क्यू की वैल्यू ज्यादा किसके लिए, ए वाली स्लोप के लिए। तो खुद बताइएगा कि आई मैक्सिमम जो है वो किसके लिए होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी, आई मैक्सिमम है कौन सी स्लोप में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए वाली में रिप्रेजेंट कर रहा है। और मिनिमम फिर किसके लिए होगा, वो जाहिर बात है, वो क्लियर हो गया हमें। आई मिनिमम जो है वो किसके लिए हो गया, कौन सी के लिए, बी के लिए। तो बताने का मकसद इन पैरामीटर्स का, एक्सेस का भी आपने ख्याल रखना है यहां पे। और इसमें एक सवाल जस्ट आपके लिए होगा, वो मुझे आप वैसे ही जनरली आप डायरेक्टली मुझे आपने बता देना है, ये टी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है, मैं यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस वन, ये आपके पास है, ठीक है, ये आप कर दें, ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें और डी कर दें। बस जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसमें करंट जो है वो मैक्सिमम किस स्लोप के लिए है और मिनिमम किस स्लोप के लिए। ऑब्वियसली हमें क्लियर हो गया कि जब हम बात करते हैं कि इसमें ये वाला जो है वो क्यू ज्यादा है, इसके लिए जो है वो आपके पास क्या आएगा, आई मैक्सिमम, और इसके लिए जो बन जाएगा वो आई मिनिमम बन जाएगा। तो पैरामीटर्स का बस आपने ख्याल रखना है, ये हमने क्वेश्चन की भी साथ साथ प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, अब इसके बाद ना पहले थोड़ा सा अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं थोड़ा दोबारा वंस अगेन वही बात करने लगा हूं। ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और चलें ये एक स्लोप लफ्ज आ गया, और लेकिन ये थीटा। अब मुझे बताइएगा स्लोप वर्ड का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा, क्योंकि वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये थीटा आपके साथ इसमें आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगा हूं, मैं जहां पे बताऊं क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपने मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल उसी तरह ये क्यू हो गया, ये टी हो गया। अब मुझे बताइएगा कि ये आपके पास एंगल हो गया लेट्स सपोज 30 डिग्री ए स्लोप के लिए, और बी वाली स्लोप के लिए उसी तरह एक्स एक्सिस से आना है, एंगल हो गया 60 डिग्री। लीजिए अब मैं आपसे पूछता हूं क्यू और टी की जो स्लोप है वो यहां किसको रिप्रेजेंट करिए, आप कहेंगे सर करंट को। तो अब मैं आपसे सवाल करने लगा, बताओ जल्दी से, आई ए ओवर आई बी किसके बराबर है। अब ये कंडीशन आ जाएगी, आई ए ओवर आई। अब आपको पता है कि इसमें करंट जो है वो क्या है, स्लोप से है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आई ए ओवर आई बी। जब एंगल्स आ जाए ना, ये सिनेरियो डिफरेंट था, वो मैंने कहा जी बताओ मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। जब मैंने एंगल दे दिए, सिर्फ ये मैं वही बात बार बार कर रहा हूं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है ये क्वेश्चन इस टाइप के। अब बताइएगा जल्दी से, इसमें आई ए और आई बी किसके, इसकी रेशियो बताओ किसके बराबर। आपको पता लग गया कि क्यू और टी में जो है ना, इनके स्लोप्स करंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखें आई ए, अब आपने ना ये कंडीशन नहीं बतानी क्यू ज्यादा टी ज्यादा, नहीं, एंगल्स जब आ जाए स्लोप में तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ये देखिए टेन ए के साथ कितना एंगल बन रहा है जी, 30 डिग्री, और टेन ऑफ नीचे आ जाएगा 60 डिग्री। मैंने चैप्टर नंबर 4 यानी कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा था, याद रखिएगा, वो एंड तक पीछा नहीं छोड़ेंगी आपकी। तो लिहाजा अब इसको याद रखिएगा, इसका जो होता है उसकी वैल्यू आपके पास है 1 ओवर √3 और 60 होता है √3। ये जब नीचे आ जाएगा, देखिए मैं इसमें यहां पे कर देता हूं, ये आ जाएगा जी आई ए ओवर आई बी जो है वो किसके बराबर आ गया, वो आ जाएगा 1 ओवर √3 इंटू √3। तो याद रखिएगा ये सिंपल किसके लिए रह जाएगा, जस्ट फॉर द 3। तो इसका मतलब हुआ कि आई ए ओवर आई बी
किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, ये ऑप्शन में ना ऐसे भी लिखा जा सकता। अब मैं आपसे पूछता, बताओ जी, ये ऑप्शन में है आई ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई बी, या बीटा ऑप्शन मैं ले लेता हूं कि आई बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई ए। तो देखें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि 3 को आप इधर ले, मैं यहां पे पॉइंट आउट करता हूं 3IA इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे ले जाएं और ये आ जाएगा आई बी के। तो ऐसी ऑप्शंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। एक सवाल और करते हैं, वो भी आपने जल्दी जल्दी मुझे बता देना है। आप देख रहे हैं इसमें, तो इसको सॉल्व कर लेना फौरन से पहले। क्यू और टी, अब जरा कैलकुलेशंस को फास्ट करें, आई की को फास्ट करें कि क्वेश्चन को देख के ही फौरन मेंटली या फौरन लिख के आपने कैलकुलेट करना होता है। जितनी देर सोचते रहेंगे ना, अच्छा ये था वो टाइम आपका ओवर हो जाएगा। अब जैसे, अब ये जरा ख्याल रखना, अब आपने मुझे बताना है, ये देखो कि ये मैंने एंगल दिया 30 डिग्री का ए। अब जरा ख्याल रखिएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री का, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है। अल्फा मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिखूंगा, दैट वुड बी इनफ, आई बी, या बीटा ऑप्शन जो है वो आई बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई ए कह दो। चलो, ये 2 ऑप्शन ही इनफ। अब याद रखिएगा कि एंगल हमेशा ना नॉर्मली जो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, तो अब आपको पता है कि जब आप एक कंप्लीट ड्रॉ करते हैं ना, ये एंगल होता है टोटल 90 डिग्री। आपको एक्चुअली ये एंगल चाहिए। अब आप खुद बताओ ये एंगल कितना बनेगा। ये 30 डिग्री, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता टोटल होता है 90। तो आप खुद बताइएगा, टोटल 90 में से 30 माइनस कर दो तो ये खुद ही किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेके जाना है भाई। अभी आपने वही सवाल किया है, ये जो किया है, तो आप क्या पहले बता दो कि जी आई ए ओवर आई बी, ऐसे कर लो, रेशो से कर लो, तो एंगल आ जाएगा tan ए के साथ वही बात आ गई 30 डिग्री, और इसके साथ आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, आपने प्लीज देखिएगा इसको, आई ए ओवर आई बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं 1/3, बिल्कुल उसी तरह। फिर वंस अगेन 3IA इज इक्वल टू I3B। तो अब आप ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब इन ऑप्शन में जो करेक्ट आएगा वो आपके पास कौन सा होगा, इसमें बीटा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये अभी तक सिर्फ खुद गौर करें, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन से टॉपिक को जो है वो ज्यादा जो है उसको देख रहे हैं। क्या है यहाँ पे कि हमने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से इसको जो है वो टॉपिक को सीखना होगा। मैं ये देखिएगा टी है और ये आपके पास क्यू आ गया। उसमें अब करने लगा हूँ, लेट सपोज इसको आप कुछ लाइक कर दें कि कोई भी एंगल, मैं चले इजी ले लेते हैं, 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ इसके साथ 45 डिग्री है जी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्वेश्चन की नेचर वही है, मुझे बस आपने बताना आई ए ओवर आई बी क्या होगा। तो अब आप देखें, बल्कि मैं चेंज करता हूं, आई बी ओवर आई ए बताओ क्या होगा। तो मैं अब सॉल्व करने लगा हूं, आई बी ओवर आई ए, भाई वही बात आएगी, 10 तो आएगा, लेकिन यहां मसला फिर वही आ गया, वाई एक्सिस के साथ 45 है, मुझे चाहिए ये वाला। खुद बताएं भी क्या होगा, वही बात आ गई, टोटल 90 है, तो 90 में से 45 माइनस कर दो तो फिर भी क्या रहेगा, 45 डिग्री। तो यहां आ जाएगा tan ऑफ 45, ए के साथ वो पहले ही एक्स एक्सिस के साथ है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। मैं वैल्यू लिख दी उसकी 30 डिग्री। अब ये अगर आपको वैल्यूज याद है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ था, वो आप प्लीज ख्याल रखिएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। ये जब ऊपर जाएगा तो आई ए बी ओवर आई ए, ये एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा वो यहां लिख देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू √3। अब वही बात, आई बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई ए। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या क्या नेचर्स और क्या क्या फॉर्मेशंस जो हैं वो इसमें लिखी गई हैं। तो इस तरह की आपने फॉर्मेशन करनी है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन, लेकिन वो खुद सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव चैट आपके पास मौजूद है, वो आपने लाजमी, ये है जी आपके लिए सवाल है, ये आपने लाजमी खुद करना है। ये और ये शायद देख के पता चल गया होगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। एक्चुअली हुआ क्या है कि सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्राफ को सॉल्व करने के लिए क्यू और टी को इंटरचेंज कर दिया। ठीक होगी बात ये। अब आपने ना एक काम करना है, इसको सॉल्व करना है। ये एंगल वही इजी ले लेते हैं 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कर देते हैं। इसको ए कर दो और इसको बी कर दो। क्वेश्चन ये होगा कि आई ए ओवर आई बी बताओ क्या होगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट ख्याल रखना है आपने, ये जो आपने किया था ना आई बी ओवर, ये तो डायरेक्टली tan था। एक्चुअली यहाँ पे अब आपने सोचना है खुद कि यहाँ पे ये अब स्लोप करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है,
एक्चुअली इस वक्त ये स्लोप जो है मैं थोड़ा चलिए मैं आपको ना क्लू दे देता हूँ। लुक, ये पता क्या होगा, टी ये क्यू। चलें जल्दी से बताइएगा इसकी स्लोप क्या होगी। भाई स्लोप का पता है मुझे कि वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, मैंने लिख दिया वाई एक्सिस, और अब मैंने सोचा ये तो था करंट क्यू ओवर टी, लेकिन ये क्या हो गया टी ओवर क्यू, तो फिर ये पता क्या बन जाएगा 1 ओवर आई बनेगा। ठीक होगी, तो इसको इंटरचेंज करोगे क्यू ओवर टी तो ये भी आई के बराबर हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा इसमें सोचना है कि ए की स्लोप एक्चुअली आई ए नहीं होगी, वो 1 ओवर आई ए होगी, फिर उसका आंसर आपने सॉल्व करना है। ये छोटी सी असाइनमेंट है, क्लियर ना हो तो लाइव चैट पे आपके ऑलरेडी मौजूद है, आपने जरूर पूछना है। ये जस्ट जनरल में आपकी अंडरस्टैंड, ये मैंने क्लू दे दिया आपको, आई होप सो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी अब कैलकुलेशन लगाएं। फ्रीक्वेंसी गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड आउट जहन में आएगा कि आई तो होता ही किसके बराबर है, क्यू ओवर टी के, ठीक है, या फिर किसके इक्वल होता है, एन ई ओवर टी के। आप समझ गए होंगे आई थिंक क्या होने जा रहा है। मैंने यहाँ क्लू दिया है कि कंडक्टर इज सर्कुलर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली अब आपके सामने क्या आएगा, एन ई और 1 ओवर टी दैट इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो बस इसकी वैल्यूज पुट कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी 100, एन जो है वो कितनी है 10⁻12 है, और मल्टीप्लाई बाय ई, आपको ऑलरेडी आपने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है कि ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगी। तो बस आपने तमाम वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेट करें तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 और 10⁻2 और 3 14 हो जाएंगे, ये हो गया 14 और -19, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻5, और इसका यूनिट ऑब्वियसली किसके इक्वल आ जाएगा, एम्पेयर के। बास का ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो मैं कह सकता हूं 10⁻, मैं कह दूं चले -2, लेकिन साथ में क्या लिख रहा हूं, मिली एम्पेयर। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ, ऑब्वियसली इसको ब्रेक किया -2 और -3, तो -3 जो है अगर इसके सब मल्टीपल की बात की जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मिली एम्पेयर के इक्विवेलेंट होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको एक क्लू भी दे दिया, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने पुट की और फौरन उसका आंसर जो है वो आपके पास ही है। तो ये होगी उसकी न्यूमेरिकल टाइप की फॉर्म जो है वो आपसे हमने जो है वो जनरली शेयर कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं जस्ट आपने उसी तरह ट्राई करनी है, मैं यहाँ पे इसी तरह फॉर्मेशन बना रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 1 माइक्रो एम्पेयर है और n की वैल्यू बताएं अगर, और वो चार्जेस फ्लो करें फ्रॉम 1.2, एक रफ सी वैल्यू है, इन 10 मिली सेकेंड। तो बताइए कि इसमें n की वैल्यू को कैसे फाइंड, यानी कि कितने नंबर्स जो है वो चार्जेस के नंबर्स हैं। तो वही बात आ गई, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, क्यू ओवर टी, आपको नाउन है, एल एन ई ओवर टी आ जाएगा, और आपने n फाइंड आउट करना है, तो आई इंटू टी ओवर ई इज इक्वल टू n के इक्वल। तो आई होप सो बाकी जो कंप्लीट है, आई की वैल्यू, टी की वैल्यू और ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक रफ सा डेटा था, ये आपने जनरली इसको देख लीजिएगा कि इसका आंसर प्रॉपर्ली यहाँ पे इस वक्त जो है वो क्या है। मैं वैल्यू चले मैं पुट कर देता हूँ इसमें, ये आ जाएगा आपके पास कंप्लीट। अगर इसको सॉल्व करें, आई की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, टाइम जो है वो 10 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। ई की वैल्यू आ जाएगी जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन का भी अंदाजा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/16 जो है 0.6 सॉरी। बाकी इन वैल्यूज को आप देखें, -6 और ये 1 है, और ये माइनस, ये आपके पास वैल्यू -6 +1 -3 और ये ऊपर जाके +19 की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह आप कंप्लीट इसकी वैल्यू को सॉल्व इजीली कर भी सकते हैं। थोड़ा सा इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो 1 ओवर, अब जरा देखिएगा कि इसको लिख सकता हूं मैं 10/16, क्योंकि पॉइंट इधर और 10 ऊपर चला गया। ठीक है, और बाकी ये देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 6 और 9 और +1 ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, और +19 ऑलरेडी है। तो n की वैल्यू आ जाएगी जी 1/16 इंटू 10⁻, ये एक तरह से पॉजिटिव 1 है 20, और 20 माइनस जो है वो अगर 8 करते हैं, 20 में से 8 निकाल दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, दैट इज 12। अब रह गया इशू 1/16 का। आई होप सो मतलब कि अर्ली क्लासेस के अंदर इसको छोटा डिवाइड, चले थोड़ा सा करते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसके लिए कि चलो मैं डिवीजन कर देते हैं। हम सपोज ये 16 है, 1 है, तो याद होगा आप करते थे, पॉइंट लगा देते थे, जीरो ना भी लगाए सिर्फ पॉइंट, तो ये 10 आ गया, फिर भी रिक्वायर्ड नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा। तो इसको जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 हो गया, 4 पॉइंट ऑलरेडी है, ये 40 पे चला गया। और ये इसी तरह 2 पे अगर करें तो आपको पता है कि 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी है 80, और ये जी एग्जैक्ट किस पे चला जाएगा 5 पे, और ये कैंसिल। तो बाज़ वक्त ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि जल्दी जल्दी डिवीजन हमसे नहीं हो रही होती है, तो फौरन से पहले इस टाइप की फॉर्मेशन को, छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको याद रखना चाहिए। तो मुझे
क्लियर हो गया कि आपके पास इस वक्त जो आंसर आ रहा है 0.625 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। और इसको आगे अगर मैं करूं कि 6.25 इस तरह आगे एक डेसिमल पॉइंट, आपको पता है जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाता है ना, एक डिजिट छोड़ा तो माइनस आता है, लेफ्ट पे जाएगा तो +1 इंक्रीज होता जाएगा और ये आ जाएगा 12 आ गया। तो 6.25 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा जी 11। हम फाइंड आउट एन कर रहे थे तो एन का यहाँ पे जारी बात उनके नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप सो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं मिस्टेक अगर हो तो जरा इसको आपने भी ऑब्जर्व कर लेना है। तो आई होप सो ये समझ आ गया। तो ये सिर्फ अभी 2 पेजेस थे जो कि प्रॉपर हमने डिस्कस कर लिए कि इलेक्ट्रिक करंट के मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे एक डेफिनेशन इसकी आपने नोट डाउन कर लेनी है कि एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी है द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू, यानी कि वो वेलोसिटी जो है वो अटेन की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो अटेन करते हैं मटेरियल में, किस वजह से, ड्यू टू। अब ये आपके पास याद रखेगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इस तरह की फॉर्मेशन है। तो प्योरली किस डेफिनेशन क्या कहती है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला आपने नोट डाउन लाजमी कर लेना। वैसे तो जनरल इसका फार्मूला बनता है पहले करंट से, I इज इक्वल टू एन ए क्यू और V और स्मॉल d, जो कि ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मेशन आपने निकालनी हो तो I ओवर ये आ जाएगा एन ए इंटू क्यू, और दूसरी फॉर्म में ये भी याद रखेगा I ओवर एन ए और Q की जगह आप रिप्रेजेंट कर दें किसको, E को। ये फार्मूला लाजमी आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है। जबकि A जो है वो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी दूसरी शेप्स भी पता होनी चाहिए, वो मैं यहां पे जरा करके लिख रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिपेंडेंस I पे, सारी बात हमें अभी रिलेट करते हैं, N। A की जगह मैं यहां पे जो है वो टर्म लिखने लगा हूं पाई आर स्क्वायर। आई होप सो आप इस टर्म को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि सर्कुलर पाथ जो है वो कंडक्टर देखें ना, लाइक ये फॉर्मेशन है, तो ये लुक एट दैट, ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज द पाई आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट एक और फॉर्मेशन वो भी जरा देख लेते हैं, वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी, I ओवर एन पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू, ये दो शेप्स भी आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जरा ख्याल रखिएगा, इनकी रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ जारी बात है क्रॉस सेक्शनल इनवर्स है, या अगर बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट है। और इसी तरह रेडियस की बात की जाए तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और लफ्ज अगर डायमीटर आ जाए द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट बाकी तमाम फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हो तो इसका भी आपने ख्याल रखना, आई पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह अगर आई डबल हो जाए तो ये। तो इसमें हम थोड़ा सा एक जनरल सा एक मैं आपसे शेयरिंग जस्ट करता हूँ, फिर इसकी वैल्यू भी बताता हूँ कि पर्टिकुलर जनरली इसकी जो है वो क्या वैल्यू है। पहले देख लें वैल्यू इसकी, हम देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आपने याद रखनी है वो है 10⁻³ है जी, मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर गलत नहीं हो तो बताइएगा, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि 10⁻³ जो है वो मिली को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका भी अब आपने जो है वो जनरली ख्याल रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसका भी आपने मुझे बताना है कि इफ, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इफ आर बिकम्स डबल, ठीक है, कीपिंग ऑल फैक्टर कांस्टेंट, ठीक, इफ आर जो है वो रेडियस जो है वो अगर डबल हो जाए, देन बताना है न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें क्या चेंज आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया इसके साथ आर स्क्वायर आ रहा है, तो आप कंप्लीट करने की बजाय ऐसे मेंशन कर दें। मैं चलें कंप्लीट अगर करना है तो सिंपल ये फॉर्मेशन बन जाएगी। बाकी तमाम फैक्टर्स मैंने वैसे ही बता दिया, कांस्टेंट पाई आर की जगह क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2r इसका स्क्वायर, बाकी वो है E एज इट इज वैसे ही। तो अगर अब आप गौर करें तो मैं इसको डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, ख्याल रखिएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और बाकी सारा फार्मूला तो किसका रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ये किसके इक्वल आ गया, Vd यानी कि V/4 के इक्विवेलेंट। तो ऐसे सवाल अब मैं आपसे वर्बली पूछता हूं कि अगर डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाए 3 टाइम्स, तो बताइए, तो V/9 आ जाएगा। तो इस तरह की फॉर्मेशंस का भी आपने ख्याल रखना है। ले जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा, वो अब आपने मुझे बताना है। ये आपके पास इसकी एक कंडक्टर है, लेट सपोज A कह दो इसको, और इसके तमाम फैक्टर्स जो है वो यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ L है, बाकी तमाम फैक्टर सेम है। और इसी तरह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये आपके पास, और ये डायग्राम मैंने बनाई, ये क्रॉस सेक्शनल, और हाँ ये मैं मेंशन कर दें इसको, चलें यहाँ पे,
ये आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, ये आर रेडियस हो गया उसका, ठीक है। और यहां पे मैंने वैसे पॉइंट आउट कर दिया कि ये हो गया जी 2r। अच्छा, बाकी तमाम फैक्टर सेम है, लेंथ सेम, ईच एंड एवरीथिंग। तो बताना ये है, ये अगर कंडक्टर बी है तो मैं कहूं कि बताओ वी ए ओवर वी बी किसके बराबर होगा। तो बाकी तमाम फैक्टर्स ये स्टेटमेंट में भी लिखा आ गया, लेंथ सेम, सब कुछ सेम। तो बताओ, तो अब आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए ना डायरेक्ट थोड़ा सा सोचना है। तो आप कहेंगे वी ए ओवर वी बी, बताइएगा कि ठीक लिखे। आर के साथ इनवर्स है तो आप पता क्या करें, आर बी का स्क्वायर और आर ए का स्क्वायर, यानी कि उसका उसके साथ इनवर्स है तो इस तरह मेंशन कर दें। तो बाकी आपको जरूरत नहीं है। ये देखें, बी वाला है जी 2r, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ए वाला कितना है, r स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी, वी बी आ जाएगा, यानी कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपने जनरल फॉर्मेशन। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। और ये हो गया टॉपिक यहाँ पे खत्म। एक छोटा सा पॉइंट है वो आप साइड पे जरूर नोट कर लीजिएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि एक लफ्ज अक्सर हम आगे जाके शायद यूज भी करेंगे, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो एक ब्लास्ट सा होता है लाइक इस पर। ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन एक याद रखिएगा। शॉर्ट सर्किट की बात जो होती है ना वो इस तरह होती है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो उसके अंदर वो जीरो हो जाता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, बहुत मैक्सिमम। और हमारे पास अभी सुपर कंडक्टर बन नहीं सका, इस वजह से कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जो मैक्सिमम बहुत बड़ी वैल्यू को भी एब्जॉर्ब कर दें या उसको बर्दाश्त कर सके। तो एक करंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो रेजिस्टेंस उसमें जीरो होती है। हाँ, उसके बाद एक वर्ड नॉर्मली यूज किया जाएगा, ओपन सर्किट। ये लफ्ज जो है वो आपने शायद कभी आपको याद भी हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर आपके पास जो है वो कोई बैटरी वगैरह अटैच कर दें आप इसके साथ, अगर तो स्विच जो है वो ऑफ है, ठीक है, स्विच अगर ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसे को क्या कहेंगे, ओपन सर्किट की बात करेंगे। और ये आप मुझे वैसे ही मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप स्विच को जो है वो ऑन